विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आपका एक बार पुनः अभिनंदन है। मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, सह आचार्य, आपको आपके हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित आधुनिक निबंध में संकलित हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखित सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध निबंध की मूल संवेदना, प्रतिपाद्य और सारांश स्पष्ट करेंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है, आपने प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रयोगवादी और नई कविता के अग्रगण्य हस्ताक्षर अज्ञे की कविताओं का अध्ययन किया था। अज्ञे एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं जिन्होंने कविता काव्य के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, निबंध आदि हिंदी गद्य की विधाओं पर भी सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। वह एक कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुआयामी तथा विलक्षण प्रतिभा के धनी अज्ञे हिंदी के एक बड़े रचनाकार हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी के रूप में वे जेल भी गए। साइंस के विद्यार्थी थे। बीएससी करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया। उनका जीवन क्रांतिकारी और घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। किसी व्यवस्था से बंधकर रहना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान जैसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उनके चर्चित उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी को हिंदी साहित्य जगत में पर्याप्त सम्मान मिला है। परंतु देखा जाए तो अज्ञे मूल रूप से कवि हैं। उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। कितनी नावों पर कितनी बार रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। हिंदी में नई काव्य परंपरा का प्रवर्तन करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सन 1943 में तार सप्तक का संपादन किया और ये कहा जाता है
कि तार सप्तक से ही प्रयोगवादी काव्य परंपरा का सूत्रपात हुआ। अज्ञे ने इसके पश्चात 3 तार सप्तक और संपादित किए। इन तार सप्तकों में 7 कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। तार सप्तक का संपादन हिंदी साहित्य में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में जाना जाता है। अज्ञे की काव्य यात्रा, भग्नदूत और चिंता काव्य संकलन से प्रारंभ होती है, जिनमें उनके छायावादी शैली के गीत और कविताएं हैं। इसके पश्चात उन्होंने इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्र धनु रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, सागर मुद्रा, आंगन के द्वार, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि काव्य संकलन प्रस्तुत किए। सदा नीरा के 2 खंडों में उनकी समस्त रचनाएं प्रकाशित हैं, समस्त कविताएं प्रकाशित हैं। अज्ञे प्रयोगशील कवि थे। उनमें संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। ये बौद्धिकता उनकी संवेदना को नियंत्रित करती है तथा कभी कभी नवीन सूक्तियों के रूप में, तो कभी कभी व्यंग के रूप में, तो कभी युग चिंतन और बोध के विविधान के रूप में व्यक्त होती है। उनकी बौद्धिकता, उनकी संवेदना तथा अनुभूति के अंतरंग भाव से संबद्ध है। अज्ञे की कविताओं में स्वर वैविध्य देखने को मिलता है, जो संभवतः उनकी बौद्धिकता का प्रतिफलन है। संवेदना और बौद्धिकता की यह सहयात्रा अज्ञे के काव्य को रूमानी परंपरा से अलग कर नए सौंदर्य बोध से संपृक्त करती है। उनकी छोटी छोटी कविताएं सौंदर्य और प्रभाव की दृष्टि से विशिष्ट और सक्षम हैं। अज्ञे में व्यंग्योक्ति की गहरी क्षमता है। आंगन के पार द्वार जैसी लंबी कविताओं में उनकी अनुभूति और नव रहस्यवादी दृष्टि देखने को मिलती है। अज्ञे के काव्य की भाषा सजग, सक्षम और समर्थ है। एक एक शब्द का चयन उन्होंने बड़ी सजगता से किया है। उनके काव्य में प्रयुक्त एक एक शब्द नगीने की तरह जड़ा हुआ है। वे शब्द के प्रयोग तथा उसे नई अर्थवत्ता प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम रहे हैं। वे अपनी पंक्तियों में अर्धविराम तथा कोलन तक का प्रयोग बड़ी सजगता और सावधानी से करते हैं। उनकी दृष्टि में कवि कर्म व्यक्तिगत और आत्मनिष्ठ कर्म है। यही कारण है कि उनकी कविताएं कहीं कहीं शुष्क और दुरूही हो गई हैं। सामान्यतः उनकी कविता का स्वर व्यक्तिवादी है। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में
आगे का सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। निबंध संकलित है। शिवत्व का मतलब होता है कल्याण, शिव का मतलब कल्याण, कि सौंदर्य और बोध और कल्याण बोध, अर्थात सौंदर्य और कल्याण, इन दोनों पर उन्होंने विचार किया है। और इसमें ये बताया है कि सौंदर्य कल्याणप्रद ही होता है। इस निबंध में उनकी चिंतन शक्ति और लेखन की गंभीरता सहज रूप में अभिव्यक्त होती है। वे इस निबंध के अंतर्गत बताते हैं कि आलोचक का मुख्य कार्य साहित्य में जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा को देखना होता है। उनका यह मानना है कि बिना मूल्यों अथवा प्रतिमानों के साहित्य का मूल्यांकन नहीं हो सकता। साहित्य के मूल्यांकन के लिए, साहित्य की समीक्षा के लिए प्रतिमानों का, मूल्यों का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए उनका ये विचार है कि समीक्षक को, आलोचक को बहुपठित और विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि तभी वो किसी रचना के प्रति न्याय कर सकता है। अगर समीक्षक बहुपठित नहीं है, उसे विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो वो रचना के प्रति न्याय नहीं कर पाएगा। आगे मानते हैं कि मूल्यों का स्रोत मनुष्य का विवेक होता है और सौंदर्य बोध भी बुद्धि का ही व्यापार है। अर्थात बताना ये चाहते हैं कि मूल्य व्यक्ति के विवेक से निर्धारित होते हैं और सौंदर्य भी व्यक्ति का विवेक ही निर्धारित करता है। सौंदर्य की, सुंदर की परिभाषा करना कठिन है, पर यह तय है कि समालोचक सरलता से उन तत्वों की पहचान कर लेता है जो किसी रचना को सुंदर बनाते हैं और पाठक इन तत्वों से प्रभावित होता है। वो कहते हैं कि यद्यपि सौंदर्य को परिभाषित करना असंभव सा है, लेकिन कोई भी रचनाकार जब किसी रचना की समीक्षा करता है तो वह उन तत्वों को देख लेता है, समझ लेता है, जान लेता है जो तत्व रचना को मूल्यवान बनाते हैं और पाठक इनसे प्रभावित होता है। आगे ने इस निबंध में यह भी बताया है कि जो रचना सुंदर है उसके प्रतिमान कहीं न कहीं नैतिक होते हैं, उनके मूल्य नैतिक मूल्य होते हैं। आलोचक किसी रचना में जब सुंदरता के प्रतिमान तलाशता है तो वो नैतिक प्रतिमानों की, नैतिक मूल्यों की चर्चा अवश्य करता है। ये नैतिक मूल्य ही, ये नैतिक प्रतिमान, नियम जो किसी रचना को अच्छी या बुरी सिद्ध करते हैं, ये प्रतिमान ही शिवत्व बोध और शिवत्व बोध से संबंध रखते हैं। अर्थात ये नैतिक प्रतिमान ही कल्याण की भावना से जुड़े हुए होते हैं। आगे का इस निबंध में कहना यह है कि जो सुंदर है उसे शिव भी होना चाहिए, क्योंकि सुंदर और शिव अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्योंकि जो सुंदर है वो शिव है, कल्याणप्रद है, और जो कल्याणप्रद है वो अच्छा है, वो सुंदर है। ये सुंदर और शिव अलग अलग नहीं है, एक ही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ सौंदर्य है, जहाँ सुंदरता है, वहाँ नैतिकता है, वहाँ कल्याण है। अर्थात सौंदर्य, सुंदरता या सुंदर को कल्याण से अलग कर नहीं देखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको इस निबंध में जो मूल विचार था उसको मैंने आपको बता दिया है कि इस निबंध में सौंदर्य और शिवत्व को उन्होंने एक ही मानते हुए ये कहा है कि किसी भी रचना का मूल्यांकन करते समय हमें उस रचना में विद्यमान
सौंदर्य और शिव तत्वों को ढूंढना चाहिए। और ये दोनों तत्व अलग अलग नहीं, एक ही हैं। ये तथ्य ही रचना को मूल्यवान बनाते हैं। सौंदर्य और शिवत्व ऐसे प्रतिमान हैं जो किसी भी रचना को कालजयी रचना बना देते हैं। तो विद्यार्थियों, आज मैंने आपको अज्ञे का सामान्य परिचय और सौंदर्यों तथा शिवत्वोत निबंध का जो मूल कथ्य था वो बताया है। कल हम आपको इस निबंध की व्याख्या बताएंगे, शिल्प और शैली संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।